आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग फैकल्टीज़ के बारे में। तो जी हाँ, ये फ़ैकल्टीज़ की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैकल्टीज़ के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं, जिसकी कि लास्ट डेट आपकी होने वाली है 31 जुलाई इवनिंग में 5 PM तक में। तो डेट आपको इम्पॉर्टेंट है, डेट को याद रखना है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दे रखी हुई है। वेबसाइट पर जाकर के पहले आप पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। आफ्टर डैट वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का ध्यान रखना है 31 जुलाई इवनिंग में 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, पूरे 1 महीने का टाइम है आपके पास में। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं मेन थिंग्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी को भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का लिया जाएगा, जो कि आपको ऑनलाइन ही वहाँ पे पेमेंट करनी होगी। एंड यहाँ पे SC ST PWD कैटेगरीज़ और वुमेन कैटेगरी के लिए, ट्रांसजेंडर कैटेगरी के लिए किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन फ़ी किन के लिए है? जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल मेल कैंडिडेट के लिए एंड EWS कैंडिडेट के लिए और आपके OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसको मैं फिर से बता देती हूँ। 1000 रुपीज़ की फ़ी होगी आपकी। किन के लिए होगी? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, इसके बाद EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे फ़ी से छूट किनको मिली हुई है? तो यहाँ पे वुमेन को, PWD कैटेगरीज़ को, ST और SC को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं देना है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे पे लेवल की बात करें तो प्रोफेसर का पे लेवल, जो कि 14th का पे लेवल चल रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13th A का पे लेवल चल रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10th का एकेडमिक लेवल, पे लेवल यहाँ पे चल रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है, किस चीज़ के लिए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस मेरे वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के हर एक कैटेगरी को डिस्कस कर पाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। मैं कोशिश करूँगी सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के लिए, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अपने सब्जेक्ट को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अरेबिक की बात करें तो अरेबिक पोस्ट कोड भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, पोस्ट कोड दे रखा हुआ है। एंड यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट विथ स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे आपकी कैटेगरीज़ दे रखी हुई हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है। तो बात करते हैं अरेबिक के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी हुई है, सिर्फ एक वैकेंसी है जो कि SC कैटेगरी के लिए है। इसके बाद में आर्कियोलॉजी के लिए प्रोफेसर की वैकेंसी 2 पोस्ट निकली है, एक SC और एक ST के लिए। बंगाली के लिए, इसके बाद आर्कियोलॉजी में ही एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ पे 4 वैकेंसी निकली है, EWS कैटेगरी, SC, OBC और PWD कैटेगरी के लिए। इसके बाद इसी में आर्कियोलॉजी, AIHC एंड आर्कियोलॉजी में ही आपका एसोसिएट प्रोफेसर MMB के लिए निकाली हुई है, 1 सीट अवेलेबल है SC से, और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर MMB में आपका EWS कैटेगरी से 1 सीट अवेलेबल है। बंगाली की बात करें तो बंगाली में आपकी यहाँ पे प्रोफेसर के लिए आपका 1 पोस्ट निकला हुआ है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी और एक OBC कैटेगरी। इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर MVV और एसोसिएट प्रोफेसर MVV के लिए पोस्ट निकली हुई है। अगर आपका सब्जेक्ट होगा इंग्लिश तो अपनी कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए भी यहाँ पे प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है। चाइनीज़ के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल है एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आ रखी हुई है, यहाँ पे 2 पोस्ट अवेलेबल है। एसोसिएट प्रोफेसर जापानीज़ में 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। फ्रेंच स्टडी की बात करें तो प्रोफेसर में सिर्फ 1 सीट अवेलेबल है एंड एसोसिएट प्रोफेसर में भी यहाँ पे सिर्फ एक सीट PWD कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है। जर्मन स्टडीज़ में 1 सीट है प्रोफेसर के लिए, 1 सीट ही निकाली गई है। हिंदी में यहाँ पे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर MVV
के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिंदी के अगर आप छात्र हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके कैटेगरी में कितनी सीट अवेलेबल है। एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिए यहाँ प्रोफेसर के लिए 1 सीट, 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पे। एंड आपका एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पे 1 सीट अवेलेबल है। इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेपाली में 1 सीट अवेलेबल है। और जर्नलिज्म एंड मास कॉम में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि 1 सीट यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख पा रहे होंगे। एंड आगे देखते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट ही अवेलेबल है। लिंग्विस्टिक्स में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आ रखी हुई है, अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा। पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है। फ़िलॉसफी एंड रिलीजन में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। संस्कृत में यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट दिख रहे हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका 5 पोस्ट अवेलेबल है। प्रोफेसर के लिए आपका 1 सीट अवेलेबल है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 1 सीट अवेलेबल है। एसोसिएट प्रोफेसर एमबीबी के लिए 1 सीट और असिस्टेंट प्रोफेसर एमबीबी के लिए 1 सीट अवेलेबल है। उर्दू में बात करें तो प्रोफेसर में 1 सीट अवेलेबल है। आगे देखते हैं तेलुगु की बात करें तो तेलुगु में यहाँ पे 2 सीट निकाली गई है। एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो कि ओबीसी कैटेगरी से है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो कि एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सीट निकाली गई है। यहाँ पे सारे कैटेगरीज़ का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, हालांकि ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, यूआर का क्या मतलब है आपको पता ही होगा, लेकिन यहाँ पे दे भी रखा हुआ है। एंड और भी कुछ चीज़ें दे रखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा। जैसे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं, उसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एंड अब यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ये आप पोस्ट कोड देख पा रहे हैं। तो हर एक पोस्ट कोड के लिए, हर एक पोस्ट के लिए कुछ इसेंशियल स्पेशलाइजेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस मांगे गए हैं। उसकी चर्चा यहाँ पे टेबल नंबर 1 के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टेबल नंबर 1 में क्या चीज़ें दे रखी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर होगा नॉन रिफंडेबल होगा। एंड यहाँ पे हम कुछ इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम प्रोफेसर की बात करें तो एलिजिबिलिटी ए और बी यहाँ पे दे रखा है। ए में 2 पॉइंट आपके हैं और बी में 1 पॉइंट है। तो ए के पॉइंट को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न्ड अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और यहाँ पे पब्लिश्ड वर्क होना चाहिए, हाई क्वालिटी पब्लिश्ड वर्क, एक्टिविटी engaged in research with evidence of published work with a minimum of 10 research publications in the peer reviewed और UGC listed journal। यानी कि यहाँ पे आपके 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, या तो पीयर रिव्यूड में हो या फिर UGC केयर लिस्टेड में हो, और इसके साथ में 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। और यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पे सक्सेसफुली काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे या तो आपके पास में ये वाला क्राइटेरिया आप पूरा कर पा रहे हों, या फिर आप बी वाला क्राइटेरिया फुलफ़िल कर पा रहे हो। तो बी क्राइटेरिया को भी हम देख लेते हैं। एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन द रिलेवेंट अप्लाइड डिसिप्लिन्स फ्रॉम एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस industry who has made significant contribution to the knowledge in the concerned allied relevant discipline, supported by documentary evidence provided he or she हैज़ 10 ईयर एक्सपीरियंसेस। तो या तो आपके पास में ये ए का क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो या फिर बी का क्राइटेरिया। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी दे रखी हुई है 3 क्राइटेरिया दे रखा हुआ है, एक एक करके देख लेते हैं। अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ अ पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न्ड अलाइड और रिलेवेंट डिसिप्लिन एज पर
टेबल 2। तो अभी टेबल 2 को भी हम देखेंगे, अभी हम यहाँ पे टेबल 1 को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है आपका अ मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, और पॉइंट नंबर 3 है आपका अ मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एक्रेडिटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास में पीएचडी डिग्री होना चाहिए, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका बढ़िया होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री आपका एटलीस्ट 55% क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड आपका 8 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च के फील्ड में या फिर आपका टीचिंग के फील्ड में। एंड आगे बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे भी ए और बी को दिया हुआ है, या तो आपको ए का क्राइटेरिया या तो आप फुलफ़िल करें या फिर आप बी के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करें। तो यहाँ पे पहले हम ए के क्राइटेरिया को देख लेते हैं। और मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स, तो यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एडिक्टेबल फॉरेन यूनिवर्सिटी। इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपके साथ में मास्टर डिग्री या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि 55% मार्क्स आपका हो, मिनिमम क्राइटेरिया है ये। पॉइंट नंबर 2 दे रखा हुआ है बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशंस द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर। या तो आप नेट हो या फिर आप सेट हो या फिर आप स्लेट हो या फिर आप जेआरएफ हो, तो इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। एंड यहाँ पे पीएचडी को लेकर के कुछ चीज़ें दी हुई हैं, और साथ में कैंडिडेट पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो, तो इसके बारे में भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। और कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं कि द पीएचडी डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन अ रेगुलर मोड। तो यहाँ पे प्राइवेट या फिर डिस्टेंस से आपका पीएचडी नहीं होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए। द पीएचडी थीसिस हैव बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ये चीज़ भी होनी चाहिए। एंड एन ओपन पीएचडी वाइवा वर्क ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। द कैंडिडेट हैज़ पब्लिश्ड 2 research papers from his or her PhD work, out of which at least 1 is in a referred journal. The candidate has presented at least 2 papers based on his or her PhD work in conferences, seminars, sponsors। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पीएचडी डिग्री एक तो आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए, आपका वाइवा एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल्स के द्वारा लिया जाना चाहिए, एंड आपका वाइवा ओपनली कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। एंड इसके साथ में आपके थीसिस से रिलेटेड, पीएचडी वर्क से रिलेटेड आपके 2 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, और साथ में आपका प्रेजेंटेशन भी आपके थीसिस वर्क से रिलेटेड प्रेजेंटेशन किसी 2 सेमिनार में या कॉन्फ्रेंसेस में होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज दे रखे हुए हैं। एंड क्राइटेरिया बी है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। या तो ऊपर के क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करें या फिर आप बी को फुलफ़िल करें। तो देखते हैं बी में क्या है। द पीएचडी डिग्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ अ रैंकिंग अमंग टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आपका पीएचडी डिग्री किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड के टॉप 500 यूनिवर्सिटी में से एक हो। एंड यहाँ पे क्यूएस क्राइटेरिया, टीएचई क्राइटेरिया और यहाँ पे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग में ये क्राइटेरिया होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे कंसर्न्ड रिलेवेंट अलाइड डिसिप्लिन को लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो उसको भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एक चीज़ और है कि यहाँ पे साइकोलॉजी की वैकेंसी हमें नहीं दिखी, साइकोलॉजी की वैकेंसी नहीं आई हुई है, सो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम के लिए आप ट्राई करिए। एंड यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि रिलेवेंट और अलाइड सब्जेक्ट में किस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, किस चीज़ को नहीं किया जाएगा। उसको आप वीडियो को पॉज करके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। पोस्ट कोड और यहाँ पे पूरा टेबल दे रखा हुआ है, इसको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा स्लोली इसको ड्रैग करती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। क्या क्या अलाइड सब्जेक्ट हो सकता है, कंसर्न्ड या रिलेवेंट सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपकी पीएचडी या मास्टर्स डिग्री हो, तो आप अप्लाई करने के
लिए एलिजिबल होंगे। तो इन चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दे रखा है, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होगी। कई बार इन चीज़ों को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के वैकेंसीज़ रुक जाती हैं, आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये चीज़ें ही यहाँ पे दे रखी हुई हैं, हर एक एक सब्जेक्ट को मतलब बहुत बारीकी से यहाँ पे बताया गया है, बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए दे रखा हुआ है, एडवर्टीज़मेंट नंबर यहाँ पे दे रखा हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको BHU की वेबसाइट पर जाना है और पूरे नोटिफिकेशन को एक बार, वैसे तो मैंने मोटा मोटी इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया हुआ है, फिर भी आपको एक बार बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। एंड इसके बाद में आपको अप्लाई कर देना है। पेमेंट आपका ऑनलाइन ही होगा, अप्लाई आपका ऑनलाइन ही होगा। एंड बेसिकली जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में PDF को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। जो लोग करंटली वर्किंग हैं, जॉब में है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है, तो आज से 2 दिन पहले। अभी मैं इवन अब तो 1 जुलाई हो गया है, रात को 1 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, 1 जुलाई। तो आज से 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। 28 जून को ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया था। तो बेसिकली मेन थिंग्स यही हैं। और यहाँ पे आपका क्वालिटी स्कोर दिया हुआ है कि आपका मेरिट किस बेसिस पे बनेगा। तो यहाँ पे है 10th फर्स्ट डिवीज़न ऑफ फ्रॉम एनी बोर्ड, फर्स्ट डिवीज़न है आपका तो 5 मार्क्स। 12th में भी अगर आपका सेकंड डिवीज़न है तो 5 मार्क्स। अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे बेसिकली रैंकिंग दे रखी हुई है कि इस रैंकिंग में है अगर, तो फिर वहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर NIRF की रैंकिंग में है तो भी वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा। PhD के लिए भी है कि टॉप 200 to 500 इंस्टीट्यूशंस में होगा या फिर 20 NIRF रैंकिंग में से किसी एक कैटेगरी में होगा तो मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स दिया जाएगा। 1 से 199 इंस्टीट्यूशंस में होगा तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। पब्लिकेशंस है यहाँ पे 2 पॉइंट। अगर आपका Q1 जर्नल में, Q1 इंडेक्सेड जर्नल में अगर आपका आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। मैक्सिमम आप 5 यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 10 नंबर बन गए। इसके बाद टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंसेस आफ्टर PhD यहाँ पे काउंट होगा, बिफोर PhD नहीं, आफ्टर PhD आपका जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस है उसके लिए 2 पॉइंट दिया जाएगा पर ईयर के अकॉर्डिंग टॉप 200 to 500 इंस्टीट्यूशंस, और 3 पॉइंट दिया जाएगा टॉप 1 to 199 इंस्टीट्यूशंस में। मैक्सिमम यहाँ पे आप 15 मार्क्स ले सकते हैं। एंड एनेक्सर 1 है क्वालिटी स्कोर, ये एनेक्सर 2 है। और भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं, चीज़ों को और अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है यहाँ पे। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी में अगर जॉब लगती है एज अ टीचिंग फैकल्टी अपॉइंट होते हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़े सम्मान की बात है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर ही अप्लाई करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।